नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या कुछ होगा। राज्यों से लेकर केंद्र तक में कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है, राज्यों में सत्ता के लिए, केंद्र में सत्ता के लिए और संगठन के लिए, उन तमाम चीजों को क्या कोई नई राह मिलेगी। बात अगर छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में बीते 3-4 चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, तब जब कांग्रेस 2018 से 23 तक सत्ता में काबिज थी। उसके बाद लगातार हो रही कांग्रेस की हार से संगठन भी इस बात से परेशान है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस कहीं मानी जा रही थी, वहां पे लगातार कांग्रेस की हार क्यों हो रही है। तो कुल मिला के ये कि कांग्रेसियों की आस अधिवेशन से क्या बनेगी बात, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन को अब नएपन की दरकार है। यही वजह है कि कांग्रेस गुजरात में 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे, नेताओं का एक दूसरे से मिलना जुलना होगा, अच्छी स्पीच तो होंगी, साथ ही कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का संचार कैसे करना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। कल यानी 8 अप्रैल से इस अधिवेशन की शुरुआत होगी। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस आयोजन के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी अधिवेशन से कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगी। 64 साल बाद कांग्रेस का गुजरात में 8 और 9 अप्रैल को 2 दिवसीय अधिवेशन में 3000 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने की संभावना। सबसे पहले होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक। राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक सुधार, नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की रणनीतियों पर होगा मंथन। अधिवेशन में शामिल होने छत्तीसगढ़ से 50 कांग्रेस के नेता गुजरात के लिए रवाना। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूती और कार्य योजना के लिए मिलेंगे टारगेट। इस समय उम्मीद है कि आने वाला जो हम लोग का 25 और 26 ये साल संगठन का साल है और संगठन की मजबूती के लिए, संगठन की कार्य योजना 25 और 26 के लिए मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कुछ टारगेट सौंपेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होगा। हाल ही में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद ये कांग्रेस का अधिवेशन कई मायनों में खास अहम माना जा रहा है। कांग्रेस अधिवेशन निर्धारित समय में होते रहते हैं। गुजरात में होने वाले इस अधिवेशन को लेकर बीजेपी का तंज भी सामने आया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस शून्य की तरफ बढ़ चुकी है। कांग्रेस का भविष्य क्या है ये सबको मालूम है। कांग्रेस का भविष्य तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नगरीय निकाय में, नगर निगम में शून्य में आउट हुई कांग्रेस पार्टी, तो शून्य की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। भविष्य स्पष्ट दिख रहा है। अविश्वास कांग्रेस पार्टी पर, अब जनता का विश्वास नहीं है। छत्तीसगढ़ में अधिवेशन कराए तो सरकार चली गई, अब छत्तीसगढ़ के बाहर के अधिवेशन में यहाँ के नेता जा रहे हैं तो क्या लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात हो या राष्ट्रीय कांग्रेस की, हालात वैसे नहीं हैं जैसे हुआ करते थे। लगातार मंथन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपने विचार रखते हैं और देश भर में बीजेपी के खिलाफ बनने वाली रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, इसका कितना लाभ मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में कैद है। बहरहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे, तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हैं या फिर हार को भुला देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस के लिए कितनी आवश्यक ये अधिवेशन है, खास करके बात छत्तीसगढ़ की करें। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत में पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। 28 दिसंबर 1885 हो या फिर 8-9 अप्रैल 2025, कांग्रेस के अधिवेशन का सिलसिला है, फहरिस्त है। 1947 से पहले 61 अधिवेशन हुए थे अलग अलग विषयों को लेके। अभी भी अधिवेशन में विषय तय किए जाते हैं, लेकिन बात छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में करें तो क्या इस अधिवेशन से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को
कुछ लाभ मिलेगा, संगठन ट्रैक पे लौटेगी? अनिल जी। देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस का 64 साल के बाद गुजरात में वापसी हुई है और वहां पर दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। 2 दिन का अधिवेशन है। हमने रायपुर में भी देखा था, कांग्रेस का बहुत अच्छा राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पर हुआ था और उसके बाद से लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होगा, उसका कायाकल्प होगा और ये मौका है कांग्रेस में बदलाव करने का, कांग्रेस को आगे बढ़ने का, अपनी रणनीतियां सुधारने का और उस स्वर्णिम दौर को पाने का जब 440 सीटें लेकर कांग्रेस पूरे देश में छितरा जाती थी। ये समय आए, ऐसी मैं शुभकामनाएं कांग्रेस को यहां से दूंगा। लेकिन इस कांग्रेस अधिवेशन के पीछे उद्देश्य 2 कांग्रेस के क्या है, इसमें मैं राहुल गांधी के पूर्ववर्ती 2 बयान बताता हूं। अभी गुजरात गए थे, राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि कांग्रेस में कुछ फूल छाप लोग हैं, उनमें से 5 से 25 नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए। पहला बयान राहुल गांधी का आया। दूसरा बयान उन्होंने बीजेपी के लिए कहा। उन्होंने बोला कि हमने आपको अयोध्या में हराया है और अब इसकी और हारने की शुरुआत अब हम गुजरात से भी करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो है कि कांग्रेस को अंदरूनी ताकत से जूझना चाहिए, कांग्रेस को अंदरूनी सुधार करने चाहिए, युवा चेहरों को मौका देना चाहिए, बूढ़े चेहरे, हारे हुए थके हुए चेहरों को बाहर करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो रणनीति आप बीजेपी को हराने के लिए बनाना चाहते हैं वो रणनीति बहुत उम्दा है और वो रणनीति जो बीजेपी की है कि पूरे देश में हिंदुत्व की जो लहर पैदा हो, कांग्रेस इससे कैसे जूझेगी? क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है मुस्लिम, उसमें तो बीजेपी ने सेंध लगा ली है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का हो। 5% मुसलमान तो चाहते हैं कि ये बीजेपी ने अच्छा किया है। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार गौरी जी का रुख करता हूं, फिर विकास जी से जवाब लूंगा। गौरी जी, फूल छाप कांग्रेसी, ये केवल गुजरात कांग्रेस की चिंता नहीं, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस और देश में जहां भी, और न केवल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी खुल के इस बात को कहते हैं, ये एक दल में मन और दूसरे दल में तन, ये परंपरा रही है किसी भी राजनीतिक दल की। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में? और जो अनिल जी कह रहे थे कि सुधार की ओर कांग्रेस बढ़ेगी, इससे बीजेपी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, वैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है। लेकिन राहुल गांधी जी के उस बयान को हमको याद करना पड़ेगा जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के युवाओं के सामने खूब सुर्खियां बटोरी थी, खूब ताली पीला था उनको, जब 2 प्रकार के घोड़ों में उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था कि एक बारात का, एक रेस में दौड़ने वाले घोड़े। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत गुजरात में तो नहीं हुई, क्योंकि राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी साथ गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसे लोग वहां उस हाल में बैठे थे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। 15-15, 20-20 साल के जिला अध्यक्ष आज भी बैठे हुए हैं, कोई संगठन नहीं दिखाई देता। छत्तीसगढ़ में तो 2 कदम और आगे चले गई। बेशर्मी देखिए कि एक व्यक्ति जो निगरानी शुदा बदमाश की भांति कई सालों से फरार है, इनके पार्टी का कोषाध्यक्ष, उनको अधिवेशन में आमंत्रित किया जाता है। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है। अनुशासनहीनता के नाम से अरुण सिंह सिसोदिया लगातार इनके पार्टी के टारगेट में रहे, उनको ही बुला लिया गया जो पार्टी में नहीं है, जिन्होंने बड़े बड़े अपने पार्टी में बयान दिए। मतलब आप देखिए, छत्तीसगढ़ के जो 40-50 संभावित नेता है, अधिकतर भ्रष्ट, कोई चोर, कोई माफिया, कोई खनिज माफिया, कोई भू माफिया। ऐसे लोगों को उस अधिवेशन में क्या मिलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी वहां जाकर? ये इनकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है। इस बात को समझिए कि जब छत्तीसगढ़ में ये हालत, बाकी राज्यों से जो लोग आ रहे होंगे वो कितने अद्भुत तरासे हुए हीरे होंगे, और वहां पे मंथन में क्या निकलेगा। क्या सिर्फ गुजरात में अधिवेशन करने से सत्ता मिल जाएगी? जब आपके कार्यकर्ता ही हताश हैं। और राहुल गांधी जी के बयान के बाद भी संगठन ने कहीं उनके बयान को तजब्बू नहीं दी। केसी वेणुगोपाल जी ने किसी को नहीं हटाया। आज भी वही बराती घोड़े उस रेस कोर्स में दौड़ रहे हैं, तो ऐसे में जीत कैसे मिलेगी? देखिए गौरी जी, मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास। आपने कहा साहब कि छत्तीसगढ़ से अधिकांश नेता चोर, माफिया, भ्रष्ट, इन 50-55 लोगों की जो सूची है उसमें से किसी पे भी कोई आरोप तय हुआ होगा? मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। पहले मैं विकास जी का रुख कर लेता हूं। विकास जी, विशुद्ध रूप से कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, 2 दिनों तक चिंतन मंथन चलेगा। हर राजनीतिक दल में ये चीजें चलते रहती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि देश भर में सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था, 90 में से 72 सीटों में से।
2023 का चुनाव, 24 का चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, लगातार चुनाव में सिलसिलेवार कांग्रेस की हार हुई। संगठन में कई तरह के तकरारें हुई, कई तरह के लेटर बम से लेके खुला बयानबाजी से लेके जिला अध्यक्षों की बैठक तक में राहुल गांधी के सामने भी जिला अध्यक्ष फट पड़े। इसलिए चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय अधिवेशन को। आप एक जिम्मेदार नेता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को इस अधिवेशन के बाद एक नई ऊर्जा मिलेगी? विकास जी। अवधेश जी, देखिए 2 दिन का जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है गुजरात में, महात्मा गांधी की धरती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती हुए, वो धरती है जहां पर से कांग्रेस ने महात्मा गांधी के विचार को सीखा और इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा। अब हमारा संकल्प क्या है इस बैठक का? संकल्प, समर्पण और संघर्ष। कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये 2 दिन इस बात को लेकर मंथन और चिंतन करेंगे कि देश में भी जिस प्रकार से 2 भागों में देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और 1-2 लोगों को अपना मालिक बना देना, 2-3 लोगों के झोली में देश को सौंप देना, ये तमाम बातें हिंदू मुसलमान करना। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस का हिंदू वोट नहीं मिलता, मुसलमान वोट मिलता है। तो मैं समझता हूँ द्विवेदी जी देश के वरिष्ठ नेता, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, जो एक पत्रकारिता का धर्म होता है, मैं समझता हूं कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं किया जाता। अब कांग्रेस पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, समस्या है, तो पहले अपने अंदर झांक के देख ले। ये वही बेशरम भारतीय जनता पार्टी, अवधेश जी, जो कांग्रेस के नेताओं को, जब वो कांग्रेस में रहते तो उनको कोसते हैं, उनके ऊपर सीडी और ईबीआई, सारे सीबीआई भेजते, लेकिन वही नेता जब कांग्रेस से भाजपा में आते तो गौरी श्रीवास जैसे बड़े बड़े नेता अपने छाती में पत्थर रख के, अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा को छोड़ के, भाजपा के विचारधारा को छोड़ के उनको चरण वंदन करते हैं। ये क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? गुंडागर्दी करके, धमका के, चमका के नेताओं को लाओ, तुरंत भगवा गमछा पहना दो। ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी की जो विचारधारा है, विशुद्ध व्यापारी की विचारधारा। आज तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, जो हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले मोदी जी ने धनाधन टैरिफ के, जो ट्रम्प जी के पांव पर के 26% का टैरिफ ले लिया, और आज जो महंगाई बढ़ी है इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस को कोस के, राहुल गांधी को कोस के, इससे क्या मिलना है? ये ध्यान भटकाने का काम है, एक प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके लिए अरबों खरबों रुपया धन्ना सेठ मोदी जी खर्चा करते हैं। इसी को हमको ट्रैक में लाने हो। जी क्या कारण था कि हम 26% टैरिफ अमेरिका का स्वीकार लिए, और जब क्रूड ऑयल और गैस का रेट पूरे विश्व में कम हो रहा है, ऐसे क्या कारण है? हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुओं को महंगा गैस सिलेंडर दे रहे। इसके बारे में कोई पत्रकार वर्ग का चर्चा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं दबाव है, प्रेशर आता है। इसी चीज को हमको रास्ते में लाना है, और कांग्रेस पार्टी का 2 दिन का यही संकल्प आएगा। ठीक है। मजबूत विपक्ष की संकल्प जो है वो राजनीतिक दलों में होती है। विपक्ष की तरफ लोग, जनता, तमाम लोग देखते हैं कि विपक्ष अपना धर्म निभाएगी। खैर, आप पत्रकारिता भी सिखा दिए, आप राजनीतिक धर्म भी बता दिए। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख कर लेता हूँ। अनिल जी, ठीक है, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी गुंजाइशें और अपनी अपनी दलीलें होती है, ठीक है, उनका विशेषाधिकार है कि वो क्या कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस एक उम्मीद से देख रही है इस अधिवेशन को, क्योंकि दीपक बैज ने कहा, या पिछले अधिवेशन में तय हुआ कि वर्ष 2025-26 कांग्रेस के संगठन का वर्ष होगा। और जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई 2023 में, वैसे ही संगठन पे उंगली उठने लगी कि साहब संगठन जो है वो सत्ता की पोषक थी। 5 सालों तक संगठन की स्थिति खराब हुई। राहुल गांधी के सामने भी इस बात का जिक्र जिला अध्यक्ष ने किया कि सत्ता के दम पे चुनाव लड़े तो हार गए, संगठन की ताकत से लड़े तो 2018 में जीत गए। क्या कुछ लाभ होगा इसका अनिल जी? देखिए अवधेश जी, बीजेपी का जो सबसे बड़ा गढ़ है गुजरात, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है।
और कांग्रेस प्रवक्ता भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे अपनी पार्टी के फेवर में। मीडिया को भी घेर लिया था उन्होंने, और ये कांग्रेस की आदत हो गई है कि जब तर्क और नीतियां खत्म हो जाएं तो आप मीडिया पर ही सवाल खड़ी कर दीजिए। नहीं, मैं आपके बात पर सवाल खड़ा किया। आप शांत रहिए। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे विकास जी आपको नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान ठीक है विकास जी, पत्रकारिता करें, हिंदू मुसलमान नहीं करना। विकास जी बताओ आरएसएस ठीक है विकास जी ठीक है। भारत का विभाजन करवा दिया हो, पाकिस्तान आप थे क्या वहाँ उस समय? जिस पार्टी का प्रधानमंत्री अरे अरे आप संघ की शाखा जाने वाले व्यक्ति हैं भाई, ये सब। विकास जी निवेदन है मैं आ रहा हूं। ठीक है मैं आ रहा हूं। विकास जी मैं आ रहा सीधे आ रहा हूँ। विकास जी मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। विकास जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो क्या कर लियो आप? विकास जी ठीक है विकास जी बिल्कुल सर ठीक है। विकास जी एक मिनट ठीक है। विकास जी एक मिनट मेरा निवेदन है, मैं आपको पूरा टाइम दे मैं आ रहा हूँ। आप अपने ठीक है विकास जी देखिए, आपका विशेषाधिकार आप क्या कह रहे हैं, आपके बातों पे अगर गौरी जी का अनिल जी विकास जी एक मिनट। विकास जी ठीक है। विकास जी सुन लीजिए। विकास जी सुन लीजिए। विकास जी एक मिनट। अनिल जी गौरी जी अनिल जी विकास जी एक मिनट। विकास जी ठीक है। विकास जी एक मिनट। विकास जी गौरी जी एक मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए साहब, मेरा निवेदन सुन लीजिए। आपके टाइम में आपका विशेषाधिकार, आपने क्या कहा, आपके बातों पे गौरी जी को आपत्ति होगी तो अपने टाइम पे कहेंगे। अनिल जी के बातों पे आपने आपत्ति जताया, अनिल जी ने आपको नहीं टोका। अब अनिल जी जवाब देवे, आप सुन लीजिए ना। मैं गौरी जी के पास नहीं जाऊंगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा निवेदन है, डिबेट अभी शुरू हुआ है, अभी चलेगा, थोड़ा सा एक बार अनिल जी कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आऊंगा, आप भरपूर जवाब दीजिएगा, तब मैं गौरी जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल जी गुजरात चुना है, और उसने जो कहा, जो राहुल गांधी का जो बयान था कि हमने अयोध्या में हराया, हम गुजरात में भी हराएंगे, ये बयान तो मैंने सबसे पहले बताया। मैं तो सकारात्मक और पॉजिटिव चीजों पर ही आगे बढ़ा। कुछ चीजें मैंने कही जो इतिहास में दर्ज है, उसका पांचों कांग्रेस प्रवक्ता बुरा मान रहे, तो मैं क्या करूं? ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को नारा, नीति और नेतृत्व तीनों पर विचार करना चाहिए। 2003 में राहुल गांधी की एंट्री हो गई थी, आज कांग्रेस कहां पहुंच गई 440 पे, ये पता करना चाहिए। तो नेता बदलने की जरूरत है, नीतियां भी बदलने की जरूरत है। आज देश यदि हिंदुत्व की लहर पर चल रहा है तो आप भैया राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हो, आप बहुत सी चीजें करके आप अपने वोट बैंक को खारिज कर रहे हैं। और तीसरी बात, एक बार जी कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास नीति और नेतृत्व, नारा भी बदलने की जरूरत है। जब आप देश के हित में आगे बढ़ेंगे, देश की महंगाइयों, आप अदानी को ही कहते रह गए, आप सावरकर पर ही हमला करते रह गए। जिस महाराष्ट्र में आप सावरकर पर हमला किए, वहां की पार्टी ने आपको साइड मतलब साथ छोड़ दिया आपका। तो इसलिए उन नीति और नेतृत्व को देने की जरूरत है जहां कांग्रेस का हित हो। कांग्रेस 440 पहुंचे, मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूं, और उसी इतिहास पर आए। मैं तो कहा हूं, उनका ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कांग्रेस का स्वर्णिम युग था। कांग्रेस के यदि इस युग में आना है तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के भटकने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों चीजों पर विचार करिए, हो सकता है जनता आपका कल्याण कर दे। बिल्कुल ठीक है। विकास जी मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत ना होके आप संस्थागत बातें रखेगा, आप बोलिए, जवाब दे दीजिए। व्यक्तिगत और संस्थागत क्या है, पहले ये समझने की आवश्यकता है। बहुत प्रेम से, श्रद्धा से अनिल जी ने अपनी बातों को शुरू किया, फिर कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन किया है। तो मैं समझता हूं आरएसएस की शाखा में जाने वाले निष्पक्ष पत्रकार नहीं होते। दूसरी, अनिल जी खुद अभी सरकार के साथ में है, तो निष्पक्ष पत्रकारिता, जो मीडिया और जो पत्रकार और जो विपक्ष जनता की आवाज होते हैं, अगर वो जनता की आवाज भगवा रंग में और किसी रंग में, हरे रंग में रंग जाए, तो मैं समझता हूं इसके बाद कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रहेगा। झूठा वादा इतिहास में ये लिखा है, कहां लिखा है?
किसने लिखा है? किसने कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यकों का मुसलमानों का पहला क्या? किसने? मैं चुनौती देता हूँ अनिल द्विवेदी जी, देखिए सुन तो लीजिए, भाई गलत पानी पी लो आप। मैं अनिल जी का बड़ा अनिल जी आप बुद्धिजीवी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। वो शायद सरकार के साथ विभाग में काम कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन झूठी बात राष्ट्रीय चैनल में इस प्रकार से ना फैलाए जिससे देश में भ्रम फैलता है। और हिंदू मुसलमान इनके में हिम्मत होना चाहिए महंगाई के बारे में बात करने का, बेरोजगारी के बारे में बात करने का, लेकिन सरकार के मुद्दे में चलने वाले ये संघ के शाखा में जाने वाले लोग पत्रकारिता निष्पक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग सबको तमगा देने के लिए आजकल आतुर हो गए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं जरा गौरी जी का रुख कर लेता। गौरी जी, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन पे चर्चा हो रही है और बात आपकी निष्पक्षता पे आ रही है, पत्रकार की निष्पक्षता पे आ रही है। अनिल जी का इतिहास एक बार विकास जी आप पढ़िएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। गौरी जी जवाब दे, गौरी जी जवाब दे दीजिए, गौरी जी जवाब दे दीजिएगा। आज का विषय है कांग्रेस का अधिवेशन, ना कि आज अनिल द्विवेदी जी, ना कि विकास। हम उस पर बात करें। हमारा साफ कहना है कि विकास जी ने कहा कि भगवाकरण हो रहा है, आध्यात्म ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। मैं कहा भगवाकरण हो रहा है? बोला ना भाई, कहाँ बोला? जब आपने भगवाकरण बोला मैंने? देखिए फिर वही बात आपने बोला, उसी की प्रतिक्रिया दे रहा हूँ मैं। अरे झूठा झूठ मत बोलो भाई। या तो आज आप मेरे ख्याल से तय करके हैं कि डिबेट में मुझे तर्क नहीं करना है। कैसे झूठे हो सकते? अधिवेशन हो रहा है, उसकी बात कीजिए, बात करना चाहिए। आप भगवा और दुनिया भर की चीजों झूठ का तो मुंह इस एजेंडे में आप ये जवाब दीजिए ना, मेरे को सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। राम गोपाल अग्रवाल कहाँ इतने दिन से छुपा है? मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड मैं जवाब देंगे ना, 10 सेकंड मैं 10 सेकंड जवाब देंगे भाई। एक बार गौरी जी कंप्लीट करें, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट दूंगा, 10 सेकंड। इसका जवाब मुझे दे कि राम गोपाल अग्रवाल जी इनके कोषाध्यक्ष हैं, जो कि एक फरार वारंटी हैं। अगर उनको देश की कानून उस पर वो विश्वास नहीं है, वो इनकी पार्टी को सोचना चाहिए किस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, जिनके हाथ अंदर तक भ्रष्टाचार और कालिक में रंगे हुए हैं। मैं उस बात को फिर दोहरा देता हूं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिनमें गंभीर आरोप लगे हैं सीडी के, जिसमें चार्जशीट में, ऐसे लोगों को वहां बुलाकर कौन सा ये नीति तय कर रहे हैं? क्या कौन सा लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं? क्या नारा तय कर रहे हैं? क्या नेतृत्व तय कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कांग्रेस के नेता इस बात को सोच रहे हैं कि किन लोगों को वहां बुलाया गया। जो इनके सिसोदिया जी, जो इनके पार्टी के पूर्व महामंत्री थे, किसको पॉइंट आउट किया था उन्होंने इन चुनाव के समय? जो अपनी पार्टी से सारे शीर्ष नेताओं को बल भर कोसते थे, उनको बुलाया गया है। ये इनकी पार्टी का विचारधारा है। यही अंग्रेज से लड़ाई हुआ है, यही आजादी की लड़ाई हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में पहले अंदर लड़ाई कर ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़े। अधिवेशन से अगर चुनाव जीता जाता तो छत्तीसगढ़ में भी अधिवेशन चुनाव के पहले हुआ था। क्या दुर्गति हुई है, क्या बारात निकली आपकी पार्टी की, इस बात को सोचिए, आत्ममंथन कीजिए। अधिवेशन से खाली चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव धरातल में जनता के बीच में उनके दिल में जगह बनाना। ठीक है, गौरी जी जवाब ले लेते। ठीक है, विकास जी जवाब दीजिएगा। लेकिन जिस नाम का जिक्र बार बार हो रहा है, राम गोपाल अग्रवाल, सूची में 30वें क्रम पे उनका नाम है, जो इनवाइटी है। ये तो बात सही है कि कानून के शिकंजे में है, लगभग फरार घोषित है वो, और उनको अधिवेशन में बुलाना ये कैसे उचित होगा? देखिए, मैं गौरी श्रीवास को साधुवाद दूंगा। ये एक दमदार भारतीय जनता पार्टी में था, बाकी कायर है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। राम गोपाल फरार है, वारंटी है, गायब है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार, उसके देश के सबसे लोहशाली गृह मंत्री अमित शाह जी, तो मैं कहूंगा गौरी की भाषा में कि मुंह में तमाचा है, राम गोपाल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद दीदरे फाड़ फाड़ के गायब है, दीदरे फाड़ फाड़। अरे खुद तो थोड़ा बहुत अगर शर्म है तो शर्म कर लो। अगर वो फरार है, अगर उन्होंने अपराध किया है, इनका इंटरपोल, रॉ, सीबीआई, आईबी, इनके आरएसएस क्या कर रहे हैं? एक राम गोपाल जी के पीछे पड़ के इनको क्या मिलना है? फिर दूसरी बात, जो यहाँ पर बैठक हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है 2 दिन का, ये कहाँ लिखा है कि चुनाव जीतने के लिए अधिवेशन हो रहा है? हार जीत गौरी श्रीवास जी लगे रहता है। अटल जी के समय मात्र 2 सीट थी, वो भी इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने जो सम्मान विपक्ष को दिया, उस कारण आज सरकार में है। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप बहुमत में आओगे और सांप टाइप फुफकारते रहोगे। आज आप हो, कल हम होंगे, लेकिन बताइए मेरे को, ये अनिल जी का इतिहास मैं बताऊंगा ना। अब उसके बाद सुनो भाई, आप लोग 2 सीट में था ना, 2। अरे भाई, संघ के शाखा में सुबेरे यही सिखाते झूठ।
मेरे काम भाई आप सुनिए 10 सेकेंड अनिल जी आज आप तैयारी से नहीं अनिल जी सुनिए ना, सुनिए देखिए, सरकार के साथ रहने का जो अपना फायदा होता है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। दूसरी बात, मैं आपको चुनौती देता हूं अनिल जी, आप वो तथ्य और दस्तावेज जो इतिहास में लिखा है अगला डिबेट में लाना कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कहा था कि इसमें पहला हक कांग्रेस का है। अरे पेपर में है वो, कहाँ है? अखबार में छपा है भैया। यही वाला नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा। कहाँ दिखा, मेरे खुली चुनौती अनिल द्विवेदी को, संघ के अनिल द्विवेदी की मेरी चुनौती है। अरे आरएसएस की शाखा में विकास जी, ठीक है विकास जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है विकास जी मैं आ रहा आपको हूँ, मुबारक। ठीक है अनिल जी थोड़ा सा आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, थोड़ा सा आइए जरा समझाइए, ठीक है थोड़ा आइए जरा समझाइए कि वही मेरा सवाल है कि क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो तैयारियां कर रही है संगठन की मजबूती को लेके कुछ लाभ मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी राजनीतिक दल देश में काम करता है उसका भाग्य दो तरीके से तैयार होता है। पहला तो जनता तय करती है जब उसकी सरकार बनवाती है, और दूसरा कार्यकर्ता और नेता करते हैं जब संगठन आपका मजबूत होता है। बिल्कुल सर। बीजेपी इस मामले में भाग्यशाली है कि दोनों जगह पर वो अच्छी मजबूती में है। पर कांग्रेस में क्या होता है, सरकार आ जाती है, मुख्यमंत्री चला लेते हैं, सरकारें बहुत अच्छी चलाते हैं, नई भी चलाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो 5 साल में ही विदा हो गए, इस तरह के करप्शन और ये सब चीजें हुई। तो अगर आपका राजनीति में, अगर आप जब सरकार में नहीं है तब आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, आपका प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होना चाहिए। अब प्रदेश अध्यक्ष को ही आप देख लीजिए, कितने चुनाव आप हरवाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखेंगे भाई। 10 सेकंड। तो इसलिए 1 मिनट कंप्लीट हो, तो नेताओं को सरकार का एजेंडा बता लो। विकास तिवारी जैसे युवा प्रवक्ता है, उनको पार्टी में आपको आगे बढ़ाना होगा। मैं बहुत आगे हूँ, आप चिंता मत करो, आप संघ अपने विभाग की चिंता करो, अध्यक्ष बना दो। अरे नहीं आप चलिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। 2 दिनों के महामंथन से क्या निकलेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि जब महामंथन शब्द जुड़ता है तो विष और हलाहल दोनों की उत्पत्ति होती है। विस्पान कौन करेगा, ये बड़ा सवाल कांग्रेस के भीतर बना हुआ है। लेकिन इस बैठक के बाद संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस क्या कुछ निर्णय लेगी, आने वाले वक्त पे ये तय हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।